Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about biomolecules. First of all, what are the biomolecules? Biomolecules वो molecules हैं जो कि हमारी बॉडी में abundant amount में present होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मीन्स वो कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इन इन सबको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ना जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बॉडी की यहाँ पे बात करें या जितने भी एनिमल्स हैं इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी 4 एलिमेंट्स से बनती है इन मेजोरिटी ऑफ केसेस, जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, विच इंक्लूड द कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन है ये 65% प्रेजेंट होता है, जो कार्बन है ये 18.5% प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन है ये 9.5% और नाइट्रोजन 3.3%। तो इतनी रेशो में ये चारों कंपाउंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। अब किस फॉर्म में ये प्रेजेंट है? जो भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स या फैट्स हम बोलते हैं, वो इन्हीं का कॉम्पोजिशन होता है। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज, हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीजन है ये तीनों में मीन सभी में प्रेजेंट है, सो इसकी अबंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो यहाँ पे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स हैं इनमें ये प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स भी यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने होते हैं। जो वाटर है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बनता है और हमारी बॉडी में 70 to 75% वाटर होता है। तो कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में होता है। नाउ यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनको कैसे पता लगाया जाता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं? तो सबसे पहले या तो हम प्लांट का कोई लीव ले लेंगे, अगर एनिमल की बात हो रही है, एनिमल में कॉम्पोजिशन देखनी है कि कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो एनिमल का कोई टिश्यू ले लेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है मोटर पिस्टर के साथ और यहाँ पे एसिड के साथ इसमें एसिड डाला जाता है विच इज कॉल्ड द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो इसमें जब हम किसी भी सैंपल को ग्राइंड करते हैं, टिश्यू सैंपल को ग्राइंड करते हैं, तो एक स्लरी बन जाती है। मींस यहाँ पे जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो एक थिक सोल्यूशन बन जाता है। नाउ ये जो थिक सोल्यूशन है इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नीचे इस तरीके से बैठ जाते हैं, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये नीचे की तरफ जो है सेडिमेंट हो जाएंगे और जो सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं ये इस एसिड सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, एक है एसिड सॉल्युबल जो मींस हमारे पास फ्रैक्शन है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में है, और दूसरी जो है ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है जो कि नीचे यहाँ पे सेडिमेंट की फॉर्म में है। ये एसिड में सॉल्युबल नहीं है और इसमें बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई ये सॉल्युबल नहीं हो पाते एसिड में। नाउ सबसे पहले जो फिल्ट्रेट है या फिर जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है इसमें जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं? जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट, जो जिनका साइज बहुत छोटा होता है। सो साइज बहुत स्मॉल है तो इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और इन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं? बिकॉज इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 18 से 800 डेल्टन इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है। उसके बाद अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो जितने भी शुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोज, उसके बाद जो अमीनो एसिड्स हैं। नाउ प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे कितने अमीनो एसिड हैं? यहाँ पे 6 अमीनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रोटीन बनता है इन 6 अमीनो एसिड्स को जोड़ के। तो जब अमीनो एसिड अकेला ही प्रेजेंट होगा, मींस एक ही अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, तो ये माइक्रो फ्रैक्शन में आएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा इस सोल्यूशन में, तो फिल्ट्रेट में ये आएगा।
तो अमीनो एसिड्स आते हैं। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरासिल, साइटोसिन। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस तरीके के जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रो जो मॉलिक्यूल हैं इस फ्रैक्शन में आएंगे। उसके बाद दूसरी बात है कि कुछ ऐसा जो कि यहाँ पे सबस्ट्रेट की फॉर्म में है, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिसॉल्व नहीं हो पाते। दीज आर कॉल्ड द मैक्रोमॉलिक्यूल्स और दे आर अगेन द बायोमॉलिक्यूल्स, बट दे आर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अगर हम इसके जो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ये हमेशा 10,000 डेल्टन या फिर इससे भी ज्यादा इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। एग्जाम्पल में आते हैं आपके सभी प्रोटीन्स। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली शुगर की, तो जब बहुत सारी शुगर एक साथ जुड़ती हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि स्टार्च, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। उसके बाद हमने यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल ली थी अमीनो एसिड्स की। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एक बड़ी वाली स्ट्रक्चर है, ये डिसॉल्व नहीं होती। उसके बाद जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। कौन से न्यूक्लिक एसिड्स हैं? डीएनए। और कौन से हैं? आरएनए। उसके बाद लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस फैटी एसाइल चेन। तो जो यहाँ पे लिपिड्स हैं, अब ये एक एक्सेप्शन है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 800 डेल्टन से ज्यादा कभी नहीं होता, इतना ही होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट। तो फिर ये यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में क्यों आते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो लिपिड्स हैं, जो सेल में हमारे लिपिड्स होते हैं, हमने पहले लेक्चर में देखा है या फिर पहले जो चैप्टर है उसमें देखा है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है? लिपिड्स की। कौन से लिपिड्स हैं? फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड एज इट इज जो सेल में प्रेजेंट नहीं होते, मींस लिविंग टिश्यू में एज इट इज प्रेजेंट नहीं होते, ये मेम्ब्रेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जब यहाँ पे हम किसी भी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये टूट जाती हैं, लेकिन मेम्ब्रेन जो है ये इस तरीके से स्मॉल वेसिकल्स बना लेती हैं जिसमें कि इस तरीके से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्योंकि ये स्मॉल वेसिकल्स की फॉर्म में है जिसके बीच में कि इस तरीके से बहुत सारे लिपिड्स हैं, तो इसलिए ये नीचे सबस्ट्रेट में रहेंगी, या फिर हम बोल सकते हैं नीचे ये सेडिमेंट में यहाँ पे नीचे रहेंगी, ये डिसॉल्व नहीं होगी सोल्यूशन में। इसलिए जो लिपिड्स हैं ये भी मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट दे आर नॉट द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स। बट यहाँ पे क्योंकि ये वेसिकल्स की फॉर्म में टूटते हैं इसलिए ये मैक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर कॉल्ड द अमीनो एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स को। तो जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज द प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड्स हैं और चारों जो बॉन्ड्स हैं ये डिफरेंट इनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे जो है ये अमीनो ग्रुप है और इस साइड यहाँ पे आर ग्रुप है। ठीक है, जो आर ग्रुप है इसकी जगह पे हाइड्रोजन हो सकता है, मिथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये यहाँ पे जो एग्जांपल है ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड की है। तो ग्लाइसिन में जो आर है मींस जो फंक्शनल ग्रुप है इस जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो उसके बाद जो एलेनिन है इसमें आर वाली जगह पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जो सीरीन है इसमें यहाँ पे CH2OH ग्रुप ये प्रेजेंट होता है। नाउ यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट पीएच सोल्यूशन में चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले ये जो अमीनो एसिड है इसमें यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, एक आर ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिडक्शन मींस इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाउ जब हम इसको किसी डिफरेंट सोल्यूशन में डालेंगे या फिर हम बोल सकते हैं डिफरेंट पीएच वाले सोल्यूशन में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो यहाँ पे जो COOH ग्रुप है इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ अमीनो एसिड की ऐसी फॉर्म जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही प्रेजेंट हो साथ साथ, इसे हम बोलते हैं ज्विटराइन फॉर्म और ज्विटराइन स्टेट। यहाँ पे जो NH3 है इसमें से एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे चार्ज है। स्टार्टिंग में जो चार्ज है ये अमीनो ग्रुप पे था
और आफ्टर जो प्रोडक्ट बना इसमें अब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इसमें चार्ज है। तो इस तरीके से जो अमीनो एसिड है जब हम इनको डालते हैं डिफरेंट सोल्यूशन में जिसकी की डिफरेंट पीएच होती है तो इनका चार्ज चेंज होता रहता है। नाउ एनिमल बॉडी में या फिर किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको की बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो दैट्स वाई इन्हें हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो मींस जो बॉडी खुद से बना लेती है, प्रोड्यूस करती है, इसकी बाहर से जरूरत, डाइट से कोई जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसमें टोटल 11 अमीनो यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं। सबसे पहले एलिनिन, आर्जिनिन, एस्पैरेजिन, एस्पार्टिक एसिड, देन सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड टायरोसिन। तो ये 11 जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी हमें डाइट में कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये बॉडी अपने आप ही सिंथेसाइज कर लेती है। अब कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, सो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, हमारी डाइट में होते हैं ये। तो जो डाइट से हम लेते हैं दीज आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसमें आते हैं ल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, देन मिथ्योनिन, उसके बाद फिनाइलएलेनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। उसके बाद कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हैं तो नॉन एसेंशियल कैटेगरी में, मींस बॉडी इनको खुद ही बनाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम सीवियरली इल होते हैं या फिर हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, सो इसको हम रखते हैं कंडीशनली इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में। दीज आर कॉल्ड द आर्जिनिन, सिस्टीन, देन ग्लूटामाइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन। अब यहाँ पे दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, एक तो होते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, एक है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अभी तक हमने 9+11 यहाँ पे टोटल 20 अमीनो एसिड्स को स्टडी किया है यहाँ पे। तो ये 20 अमीनो एसिड कौन से हैं? जो नॉर्मली हमारा जो डीएनए है इससे जो आरएनए बनता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, इसमें डिफरेंट कोडोन्स होते हैं, जैसे कि एयूजी कोडोन, यूसीसी कोडोन, तो ऐसे डिफरेंट कोडोन्स होते हैं। एक कोडोन एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो 20 अमीनो एसिड्स हैं ये नॉर्मली कोडोन से इनको रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मली ये इनकॉर्पोरेट होते हैं, मींस प्रोटीन्स में ये इनकॉर्पोरेट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं, जो स्पेशली जिनमें स्पेशल ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन मीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो इनकी सिंथेसिस एक स्पेशल वे में होती है। ये दो अमीनो एसिड हैं सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। तो टोटल हमारे पास कितने 22 यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं। नाउ ये जो 22 अमीनो एसिड्स हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब इनको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको राइबोसोम्स जो है ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या है, डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है इनटू आरएनए। नाउ एक स्पेशल टाइप का आरएनए जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, जो कि विच इज आल्सो कॉल्ड द एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है इसके साथ राइबोसोम्स बाइंड करते हैं, और जब राइबोसोम्स यहाँ पे बाइंड करते हैं तो ये इस अमीनो यहाँ पे जो एमआरएनए है इसमें इस तरीके के जितने भी कोडोन है इसको रीड करते हैं, और उस कोडोन के रिलेटेड कौन सा अमीनो एसिड है इसको प्रोवाइड करता है टीआरएनए। मींस यहाँ पे अगर यहाँ पे एयूजी कोडोन है जो कि इनिशिएशन कोडोन होता है, तो एयूजी कोडोन जो है ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड को मींस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो टीआरएनए है ये मिथ्योनिन अमीनो एसिड को इसको लेके आएगा और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा। इसी तरीके से राइबोसोम्स रीड करते जाएंगे एमआरएनए को और न्यू अमीनो एसिड्स ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है, मींस इसमें डिफरेंट जो है अमीनो एसिड्स हैं। नाउ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कौन से हैं? जो कि राइबोसोम्स इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रोटीन्स में। तो टोटल जो 22 अमीनो एसिड हमने अभी देखे, जो जिसमें कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल प्लस जो दो स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं, ये सभी राइबोसोमली इनकॉर्पोरेट होते हैं प्रोटीन्स में। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं, ये राइबोसोम्स के साथ बॉडी में इनकॉर्पोरेट नहीं होते।
जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि एक बार सिंथेसाइज हो गए, राइबोसोम्स ने इसको सिंथेसाइज कर दिया, उसके बाद इनकी मॉडिफिकेशन होती है। सो डायरेक्टली ये राइबोसोमली सिंथेसाइज्ड अमीनो एसिड नहीं है, ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। तो जो भी अमीनो एसिड मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, जैसे कि प्रोलीन जो है, इसकी मॉडिफिकेशन आफ्टर सिंथेसिस, इसकी मॉडिफिकेशन होती है इनटू 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो यहाँ पे प्रोलीन की 4th पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। उसके बाद यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन मींस लाइसिन अमीनो एसिड है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है एट द 5th पोजीशन, मींस यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऐड होता है, तो ये मॉडिफाइड अमीनो एसिड है। जो भी मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, दीज आर कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। नाउ प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या नीड है? जितना भी हमारी बॉडी में वर्क है, ये प्रोटीन्स ही रेगुलेट करते हैं। अब जैसे हमने खाना खाया, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हमने डिस्कस किया है कि जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं। एंजाइम्स क्या हैं? दे आर प्रोटीन्स। इन मेजोरिटी ऑफ केसेस जो एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। ओनली जो 1% या इससे भी कम जो एंजाइम्स हैं, ये लिपिड कैटेगरी या फैट्स के बने होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी है, अगर हम जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात करें, तो जो हमारा ब्रेन है, ये पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। डाइजेशन, हार्ट बीट, जो भी हो रहा है, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। किस तरीके से कंट्रोल करता है? कुछ हार्मोन्स को सेक्रीट करता है, जो कि एक ऑर्गन को एक स्पेसिफिक मैसेज देते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? मेजोरिटी ऑफ हार्मोन्स जो हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं। बहुत कम ऐसे जो हार्मोन्स हैं जो कि स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, मींस जो फैट से बने होते हैं या लिपिड से बने होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे चिकन पॉक्स की आप एग्जांपल लो, तो चिकन पॉक्स एक बार अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, लेकिन दूसरी बार इसकी इन्फेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज जब एक बार चिकन पॉक्स एक बार इन्फेक्ट करता है बॉडी को, तो हमारी बॉडी क्या करती है? इसके अगेंस्ट फाइट करती है। किसके साथ फाइट करती है? एंटीबॉडीज के साथ। ये क्या है? इम्यून सेल्स हैं, जो कि किसी भी इंफेक्शन, किसी भी जो फॉरेन एजेंट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी पार्टिकल है, इसके साथ फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो यहाँ पे चिकन पॉक्स है, ये एक बार होता है लाइफ में, उसके बाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब पहली बार चिकन पॉक्स हुआ, तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए। अब एंटीबॉडीज दो तरीके के होते हैं, एक वो एंटीबॉडीज जो कि फाइट करते हैं उसी टाइम पे, और दूसरे हैं जो कि मेमोरी एंटीबॉडीज होते हैं। तो मेमोरी एंटीबॉडीज क्या है? जो याद रखते हैं, किसी भी एंटीजन को याद रखते हैं। जैसे यहाँ पे एंटीजन कौन सा है? चिकन पॉक्स एंटीजन है, तो इसको ये याद रख लेंगे। जब सेकेंड टाइम यहाँ पे चिकन पॉक्स की इन्फेक्शन होगी बॉडी में, तो इनको याद है कि अच्छा, ये तो वही वाला एंटीजन है। तो ये क्या करेंगे? ये बॉडी को बताएंगे कि आप इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करो। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज यहाँ पे आएंगे और इसको वहीं पे किल कर देंगे। अब पहली इन्फेक्शन जब यहाँ पे चिकन पॉक्स की हुई थी, तब भी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया था, और दूसरी बार भी रिस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स होता है, इसमें बहुत दिन लगते हैं, अप टू 20 to 25 डेज इसमें इसको जनरेट करने में लगते हैं, और इतनी हम वेट नहीं करते। लेकिन जब सेकेंड टाइम, जब मेमोरी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और दूसरी टाइम कोई एंटीजन दोबारा से एंटर कर रहा है, तो ये क्विक रिस्पॉन्स देता है। बहुत 1-2 दिनों में आपको कोई सिम्टम भी नहीं आएगा, और ये फाइट कर चुका होगा इस एंटीजन के साथ। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये भी क्या है? प्रोटीन्स हैं। हमने पहले जो इससे पहले जो चैप्टर कवर किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या सेल मेम्ब्रेन की बात की है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनेलिज और सेल की मेम्ब्रेन जो है इसकी बनी होती है। और इसके अंदर क्या है? कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि स्पेशल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करवाते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? दीज आर कॉल्ड दी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का बहुत बड़ा काम है हमारी बॉडी में। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो बॉडी में कोई फंक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोटीन्स नहीं होंगे तो आप डाइजेशन नहीं कर पाओगे, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे, बिकॉज बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर है वो कहाँ से आएगा? तो प्रोटीन्स की इसलिए इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में।
अगर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में नॉर्मली हमने बात की है कि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ के बना है, और ये जो अमीनो एसिड है ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, एक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं जो कि है पेप्टाइड बॉन्ड। लीनियर फॉर्म में जब एक स्ट्रक्चर होती है अमीनो एसिड की या सॉरी प्रोटीन की, तो इसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस तरफ जो है ये यहाँ पे अमीनो टर्मिनल है और इस तरफ कार्बोक्सी टर्मिनल है। दूसरी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ये थ्रेड की फॉर्म में तो नहीं रहेंगे, ये पैक होते हैं, ये फोल्ड होते हैं। सबसे पहले कौन सी स्ट्रक्चर में फोल्ड होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड होते हैं। नाउ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें दो हैं, एक अल्फा हेलिक्स और दूसरी है बीटा प्लेटेड शीट्स। तो अल्फा हेलिक्स में क्या है कि यहाँ पे जो प्रोटीन है इसकी इस तरीके से थ्रेड है। थ्रेड में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। सिमिलरली जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं इसमें जो डिफरेंट यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, मींस एक ही प्रोटीन है जो कि इस तरीके से फोल्ड हुआ है, इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इन ये जो डिफरेंट इनमें जो यहाँ पे बैकबोन्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। थर्ड इज कॉल्ड द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं इनमें और ज्यादा फोल्डिंग होती है तो यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है, ये एक अल्फा हेलिक्स है, ये दूसरा अल्फा हेलिक्स है, ये सिंगल प्रोटीन ही है। प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं बिकॉज इनमें डिफरेंट अमीनो एसिड हैं जो कि पेप्टाइड्स के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ लिंक्ड हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड्स, मींस बहुत सारे पेप्टाइड्स हैं। अब यहाँ पे जो एक चेन है इसके ये दूसरी चेन के साथ लिंक्ड होती है और इसमें लिंकेज में हेल्प करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो यहाँ पे जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है ये बहुत सारी इंटरेक्शंस की वजह से बनती हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से बनती हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं, और लास्ट आर कॉल्ड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है, एक प्रोटीन और ये दूसरा प्रोटीन है। जब दो या दो से भी ज्यादा प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं तो यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग्स, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि कॉमनली यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस होती हैं ये यहाँ पे इन दोनों को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं। अब अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मींस वो प्रोटीन्स की बात करें जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो इसमें एग्जांपल है हेमोग्लोबिन जो कि एचबी जिसे हम बोलते हैं। इसमें दो चेन्स होती हैं, मींस अल्फा एंड बीटा, मींस दो प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद जो एंटीबॉडीज हैं अभी हमने डिस्कस किया, ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। देन जो राइबोसोम्स है इनमें भी डिफरेंट प्रोटीन्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में लिंक्ड होते हैं। नाउ जो एनिमल्स हैं इनमें सबसे अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन। जो कोलेजन है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होता है जैसे कि बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगामेंट्स, और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एक बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर मींस जो अर्थ पे जितना भी जोन ऑफ लाइफ है, दिस इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। चाहे वो एटमोस्फेयर में है, कुछ ऑर्गेनिज्म एटमोस्फेयर में भी है, कुछ अर्थ के ऊपर भी है जैसे हम रह रहे हैं, और कुछ सॉइल के नीचे भी हैं। तो सभी जो लिविंग जोन है अर्थ पे इसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और अगर हम बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट प्रोटीन की बात करें तो इट इज कॉल्ड दी रूबिस्को। रूबिस्को जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में यूज होता है। जब यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में विद द हेल्प ऑफ केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। तो रूबिस्को का मतलब है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। So this is all about the proteins and biomolecules in which we have discussed about micromolecules and macromolecules. If you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.